लेट्स डिस्कस लेफ्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 9। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद सर ने एक क्वेश्चन करवाया है। पहले सर ये बता रहे थे कि नेट जैसे एफ नेट एक्सटर्नल क्या होता था। एफ नेट एक्सटर्नल मैंने आपको लिए बताया था, वो होता था मास, टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, इफ़ एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म मास तो कुछ नहीं कुछ होगा, तो मतलब यही टर्म जीरो होगा। अगर एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो को होने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी मीन्स वी इनिशियल बराबर वी फाइनल होगी सेंटर ऑफ मास की। तो आप, क्योंकि हमें पता है कि एफ नेट एक्सटर्नली फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, वो एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, मतलब वी इनिशियल और वी फाइनल के बराबर होगा। तो जैसे अब फिर ये सर ने क्वेश्चन कहा 20 kg का अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल लिया और एक 2 kg वाला रेस्ट पे है, 2 kg वाला ये रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी। हम निकालते थे m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस में m2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 20 इंटू 20 बराबर 2 kg वाला, ये 2 kg का रेस्ट पे 2 kg इंटू 0 टू 20 प्लस 2, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी। देखिए ये 2 kg का है, सॉरी ये 2 kg का 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, सॉरी, तो ये 40 हुआ यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 4, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ 2 kg प्लस 2 kg, तो 10 हुआ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 आ गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल ली, और वो इतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फिर एक क्वेश्चन सर ने ये करवाया था, मान लीजिए ये SSQ क्वेश्चन है, एक 2 ब्लॉक्स ऐसे स्प्रिंग से अटैच है, इस पर F40 न्यूटन लग रहा है, इसका मास हमें दे रखा है 3 kg और इसका 2 kg, और ये वाला आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। t=0 का डायग्राम है और इस सरफेस में इसमें म्यू 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन हमसे इन 10 सेकंड पूछा है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। t=0 पे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितनी आएगी 3। ये t=0 का डायग्राम है, तो 3 इंटू 10 और 2 kg वाला है रेस्ट पे, तो प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 2 यानी 30/5, यानी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारी कितनी आई 6 आई ना। अब हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो एफ नेट एक्सटर्नल होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास एम टोटल। तो एफ नेट एक्सटर्नल कितनी है इस केस में 40 है ना, टोटल मास कितना है और टोटल मास कितना है 5 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 8। और फिर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है सेंटर ऑफ मास का इन 10 सेकेंड, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे ut + 12 8t²। अब u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सेंटर ऑफ मास की, ये 6 थी ना, 6 निकाली थी। अब 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट पूछा इंटू 10 हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया 8 इंटू t² इंटू 10², तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया 60 प्लस 2 4 × 8 और 4 10 का स्क्वायर 100, तो 400।
तो ये टोटल आंसर आया हमारा 460, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का आया वो 460 आया। तो आपको यही करना है कि आप t = 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी, आपने फिर एफ नेट एक्सटर्नल से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, फिर s = u2 + हाफ AT कर लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका 10 सेकेंड्स में आ जाएगा। यही क्वेश्चन था। फिर मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर मान लीजिए रेस्ट पे है किसी भी बॉडी में, मतलब किसी भी सिस्टम का मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है और उस पर एफ नेट एक्सटर्नल भी 0 लग रही है, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, मतलब वो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। यानी अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो रेस्ट पे है, और एफ नेट एक्सटर्नल तो रेस्ट पे रहेगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब m1d1 प्लस m इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस m2 इंटू d2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 = 0। तो ये भी 0 होगा, तो मतलब ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m1d1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस m2 इंटू d2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर 0। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट भी है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का 0 होगा। तो आपका ये निकल के आ जाएगा। इससे रिलेटेड हम प्लैंक वाले क्वेश्चन करते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसमें जैसे यह होता है, जैसे मान लीजिए कि प्लैंक है, ये ग्राउंड से ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है और ग्राउंड और इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन 0 है, मान लीजिए फ्रिक्शन 0 है। 0 यहाँ पर कोई मैन है जो इसके यहाँ से एक एंड से चल के यहाँ पर जा रहा है। अब हमें पता है इसमें एफ नेट एक्सटर्नल 0 लग रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। मतलब ये मैन चाहे आगे जाए पीछे जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। अब देख लीजिए, इतना तो श्योर है कि ये मैन इस पर चलने के लिए इस पर फ्रिक्शन होगा। तो एक बात हमें यहाँ से ये भी पता लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा मैन जब मूव करके जाएगा। और इस प्लैंक का मास m है और टोटल लेंथ l है, ठीक है। अब फिर आप ये सोच लीजिए कि डिस्प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, तो मतलब m1d1 प्लस m2d2 बराबर 0 होगा। अब देख लीजिए, अगर ये वाला मैन आगे गया, मान लीजिए l लेंथ आगे गया, इस प्लैंक की लेंथ l है तो l गया, लेकिन प्लैंक, अब आपको पता है जब ये जाके जाएगा तो प्लैंक ऑटोमेटिक पीछे जाएगा, ताकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे। तो मान लीजिए प्लैंक x पीछे गया, मीन्स मैन लेंथ l आगे गया, डिस्प्लेस और प्लैंक पीछे गया x। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैन ने। मैन का मास, अगर मैं प्लैंक का यहाँ पर 2m मास दे रखा है, मैन का अगर मास m मान लूँ, तो ये l माइनस एक्स ही लेंथ हो जाएगा। और m2 वाला m2 मतलब ये प्लैंक कितना जाएगा, प्लैंक ये x पीछे जाएगा, तो 2m इंटू एक्स, तो माइनस एक्स पीछे की डायरेक्शन को माइनस = 0। तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी तो कितना आएगा मेरा x बराबर l/3 सॉल्व करने पे। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पीछे ही जाएगा प्लैंक। यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि ये मैन जब आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पीछे जाएगा। इसमें आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है बेसिकली। तो इसमें सर ने एक अपना मेथड बताया। सर ने कहा कि आप ये मत मानो कि अगर मैन आगे गया तो प्लैंक पीछे जाएगा। आप ऐसा करो कि जैसे ये मैन है m मास का और ये प्लेटफॉर्म है 2m मास का, इसका मास m, वो इसकी लेंथ l है। अब ये ग्राउंड पे है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पर इसके चलने के लिए फ्रिक्शन कुछ ना कुछ है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये मान लो कि प्लेटफॉर्म आगे x गया है,
लेट प्लेटफॉर्म आगे एक्स गया, मतलब आगे मान लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट m1d1 प्लस m2d2 बराबर 0 होगा। तो प्लेटफॉर्म मान लीजिए आगे ही एक्स गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, m1 वाला जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट एल लेंथ ये खुद आगे गया, मैन ये एल लेंथ खुद आगे गया, और ये प्लैंक खुद आगे एक्स चला गया, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एक्स और प्लस m2, और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही एक्स मान लो, ताकि आपको प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली -l/3 आ जाएगा। तो मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट में प्लैंक जाएगा, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, बट आपकी गलती नहीं होगी। तो बस इसमें आपको इतना समझना है। फिर जैसे एक क्वेश्चन और सर ने करवाया था, जिसमें जैसे एक मैन m मास का है, एक मैन 2m मास का है, और एक प्लैंक 3m मास का है, और इसकी लेंथ l है। तो अब आप इसमें सब में मान लो कि प्लैंक आगे एक्स गया, और यहाँ पर फाइनली इसको यहाँ पर ले लाना है हमें बीच में इस m वाले को, और 2m वाला यहाँ पर एंड पे आना चाहिए। तो अब आप इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो m वाला देखिए l/2 आ गया है, और प्लैंक को मैंने खुद मान लिया कि x आगे गया होगा, तो m इंटू एल प्लस l/2 प्लस एक्स, और 2m वाला यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब l ये चला और प्लैंक आगे x गया, तो 2m वाले के लिए मैं l प्लस एक्स लिखूँगी, ठीक है। और प्लैंक मेरा खुद आगे x गया =0। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगी तो x मेरा ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ नोटबुक से देख के, -5l/12। तो मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट मूव करेगा। ये तो हमें भी पता है कि जब मैन इधर मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रखना है, तो प्लैंक पीछे मूव करेगा। लेकिन हमारी गलती ना हो इसलिए हम ये मान लेंगे पहले से कि प्लैंक आगे एक्स किया, उसके हिसाब से क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो थैंक्स, सर ने बस इतना ही समझाया। और लेक्चर नंबर 10 में का रिवीजन बचा हुआ है, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट रोटेशन। थैंक यू।